हेलो बच्चों, आज हम फिर विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपके लिए एक चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो आपको महत्वपूर्ण पढ़ना है वो है रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं और उसकी उपयोगिता। तो रेड डाटा बुक है क्या? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रेड डाटा बुक क्या है। कि जो इस धरती पर जीव पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनमें अनेक जातियां ऐसी हैं जो अब लुप्त होने के कगार पर हैं, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है या वो नियर फ्यूचर में आगे बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसी जातियों को सामान्यतः हम संकटग्रस्त जातियां बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं। तो रेड डाटा बुक जो है उसे विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN बोलते हैं। वैसे इसको बोलते हैं विश्व संरक्षण संघ यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, और अब इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ये अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके ये पता चला है कि जैव विविधता विश्व के प्रत्येक भाग में धीमे धीमे कम हो रही है, और जो संकटग्रस्त जीवों की सूची है उसको ये लिपिबद्ध करते हैं, और उस लिपिबद्ध सूचना जो लिपिबद्ध करी गई सूची है उसको हम रेड डाटा बुक बोलते हैं। रेड डाटा बुक यानी कि रेड डाटा बुक का मतलब क्या है कि जीवों की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको सूचीबद्ध किया गया जो बुक है या सूचीबद्ध जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है उसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं। और ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने प्रस्तुत की है। इसको जो सबसे पहले प्रकाशन किया था वो 1963 में स्विट्जरलैंड में किया था। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में है। और WCU यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर उनका अध्ययन किया है, उनके बारे में बताया गया है, और इनसे हमें ये पता चलता है कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त नहीं। और अगर हम संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में पढ़ते तो हमें प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि हम किस जाति को बचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो हम इन संकटग्रस्त प्रजातियों को पढ़कर उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, उनका प्रयास कर सकते हैं। जो प्रमुख स्तनी हैं जो अब विलुप्त होने कगार पर है वो है नंबर 1 काला हिरण, दूसरा है चीतल, तीसरा है चिंकारा, और चौथा है तेंदुआ। ये कुछ प्रमुख स्तनी हैं जो संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद भारत में वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जातियों के शीर्षक पर टिप्पणी। संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं, 2 संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण। तो संकटग्रस्त प्रजाति अभी हमने पढ़ा कि वे प्रजातियां जो अब लुप्त होने की कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, या नियर फ्यूचर में कुछ समय बाद वो उस श्रेणी में आ जाती है, उन्हें हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। और हमारे देश में वन्य स्तनियों की लगभग 81 जातियां, वन्य पक्षियों की लगभग 30 जातियां, इसके अलावा सरीसृप और उभयचरों की लगभग 15 जातियां, और अकशेरुकियों की बहुत सारी जातियां जो होती है वो संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं। और इनको रेड डाटा बुक में इनकी सूची को प्रकाशित किया जाता है। और कुछ जो संकटग्रस्त जातियां हैं हमारे यहाँ की, तो वो पहले हम पढ़ते स्तनी जो हैं, मैमल्स, स्तनधारी। तो पहला जो है वो है बब्बर शेर। बब्बर शेर एक संकटग्रस्त प्रजाति है। दूसरा
बाघ, तीसरा भेड़िए, चौथा सियार, पांचवा हिमचीता, छठा गैंडा, सातवां जंगली गधा और भी अनेक जातियां हैं जो संकटग्रस्त है। एक कुछ प्रमुख जातियां हैं जो संकटग्रस्त है। इसके अलावा जो पक्षी हैं, जो संकटग्रस्त पक्षी हैं, उनमें नंबर 1 है बत्तख, बत्तखें, दूसरा है बाज। आपको कम से कम 2-2 एग्जाम्पल सबके याद रहने चाहिए। तीसरा है समुद्री गरुड़, उसके बाद चौथा है पहाड़ी बटेर। इसके अलावा सारस, और अन्य पक्षी जो होते हैं वो भी संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट है सरीसृप। जो सरीसृप अब संकटग्रस्त है, पहला है कुछ जातियों के कछुए, दूसरे है मगरमच्छ, तीसरा है घोह, चौथा है अनेक विषैले सर्प, और पांचवा है अजगर। और इसके अलावा अनेक रेप्टाइल्स ऐसे हैं, सरीसृप है, जो संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अब है उभयचर, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस की अनेक जातियां भी संकटग्रस्त हैं, जैसे नंबर 1 जरायुजी यानी कि विविपेरस टोड, दूसरे हिमालय सर्टिका, हिमालयी सर्टिका यानी कि न्यूट्स, और अन्य कुछ उभयचर जो होते हैं वो संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, यानी कि बेसिकली जंगली जानवरों का संरक्षण के बारे में हमें पढ़ना है। जंगल में जो जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, वो वहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और ये विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित करते हैं, वहाँ के पर्यावरण के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। और इसके अलावा यदि ये नष्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर अचानक जीवों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उनमें किसी की संख्या अचानक बहुत कम हो सकती है, बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक जीव पारिस्थितिक तंत्र में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और जो बड़े जीव होते हैं वो छोटे जीव होते हैं मुख्य रूप से, उनका जो संख्या होता है उसको सुरक्षित उसको निश्चित बनाए रखते हैं। और इस जो शिकारी होता है, प्रीडेटर्स होते हैं, वो मुख्य रूप से 2 काम करता है। एक तो जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसकी जो जनसंख्या है उसको निश्चित बनाए रखता है, स्थिर बनाए रखता है, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। और उस जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के जो जनसंख्या होती है या जो स्पीशीज होती हैं, उनके बीच में आपस में संघर्ष को बचाकर
वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, ये जैव विविधता को बरकरार रखते हैं। इसके बाद अगर इनका सुरक्षित नहीं रखा जाए, इनको मार दिया जाता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन हो जाता है, असंतुलन हो जाता है और वहाँ पर जो स्थितियाँ होती है वो गंभीर हो जाती हैं। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार अनेक कदम उठाती है, जिसमें से पहला है नंबर 1 ZSI। इसका नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उसका प्रमुख उद्देश्य जंतुओं का सर्वेक्षण करना है कि कौन सा जंतु एंडेंजर्ड है, कौन सा जंतु एंडेंजर्ड नहीं है, उसका अनुसंधान करना है और उसका पर्यवेक्षण करना होता है, जिससे जंगली जंतु जो होते हैं सुरक्षित रह सके। दूसरा जो है वो प्रयास है IBWL। IBWL इसका मतलब है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगली जंतुओं का जो बोर्ड है जंगली जंतुओं से, तो इसको वन्य जीवन भारतीय परिषद भी बोलते हैं। इसका गठन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किया गया है कि वन्य जीवों को संरक्षित किया जा सके। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय उद्यानों, जंतु विहारों और चिड़ियाघरों द्वारा जंतुओं को संरक्षित करना होता है, उनका संरक्षण करना होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में जंगली जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे उनकी संख्या निश्चित बनी रहे, उनकी संख्या में कमी ना हो। इसके अलावा अनाधिकृत रूप से जंगलों को काटने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा वृक्षारोपण के कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, जिससे नए नए प्लांट्स लगाए जाते हैं। और भारतीय जंतु सर्वेक्षण विभाग द्वारा संकटग्रस्त जातियों की सूची बनाई जाती है, रेड डाटा बुक में उसको जगह दी जाती है, और जिससे उनके संरक्षण के बचाव के उपाय किए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण के 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए, और भारत में वन्य प्राणियों के स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय उत्पादन संरक्षण में क्या आप समझते हैं। अब वन्यजीव वे प्राणी तथा पादप आते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व से दूर अपने प्राकृतिक वास में आसानी से रहते हैं, यानी कि जिस पर मनुष्य का प्रभाव नहीं आता है। वन्यजीव संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है, और वो संरक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार से हो सकता है। पहला होता है स्वस्थानीय संरक्षण। इसे बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। अब स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है कि एक ऐसा संरक्षण जिसमें किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में, जहां पर वो आसानी से पाया जाता है, जहां पर वो मुख्य रूप से पाया जाता है, उसी स्थान पर उसका संरक्षण किया जाए, अर्थात उसको उस स्थान से उठाकर किसी और स्थान पर नहीं ले जाया जाता है। उसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, जहाँ पर वो मुख्य रूप से पाया जाता है, उसी जगह ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि वो वहाँ पर आसानी से सुरक्षित रह सके, उसका संरक्षण हो सके, उसको हार्म ना हो, उसकी संख्या बढ़े, उसका जनन आसानी से हो, इससे उसकी संख्या बढ़ती रहे। तो स्वस्थानीय संरक्षण में वन्य जीवों को या वन्य प्राणियों को प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। इसके लिए प्राकृतिक आवास स्थानों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है, अर्थात वहाँ पर कोई भी जाने के लिए किसी को भी मनाही होती है, जिससे वहाँ पर उनका संरक्षण आसान हो जाता है। निषेध की सीमा के अनुसार उन क्षेत्रों को कई प्रकारों में बढ़ता। पहला होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान
यानी कि नेशनल पार्क्स। यहां पर भी प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा होता है अभयारण्य। यानी कि सेंचुरीज। सेंचुरीज। तीसरे होते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। और चौथे होते हैं अलौकिक ग्रूव्स तथा झीलें। यानी कि सैकर्ड ग्रूव्स एंड लेक्स। अलौकिक ग्रूव्स और झीलें जो होती हैं, इनमें जो किसी न किसी धार्मिक या किसी अन्य मुख्य रूप से धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्लांट्स और एनिमल्स का संरक्षण किया जाता है। अर्थात वहाँ पर किसी को शिकार करने की आवश्यकता नहीं होती, पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे इनका जो धार्मिक महत्व होता है उसके कारण ये बचे रहते हैं और इन्हीं को हम सैक्रेड ग्रूव्स और लेक्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो है बाह्य स्थानीय संरक्षण। यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू संरक्षण में संकटग्रस्त जो जातियां होती हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जो उनके प्राकृतिक आवास जैसा तो होता है, लेकिन वहाँ पर वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास अब इतना सुरक्षित नहीं रह गया है। तो उनको अब उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। और इसके अंतर्गत जंतु उद्यान आते हैं। जंतु उद्यान आते हैं यानी कि एनिमल्स के लिए जो उद्यान यूज होते हैं। दूसरा वानस्पतिक उद्यान। इसके अलावा वन्य जीव सफारी। वन्य जीव सफारी। पार्क। चौथा बीज बैंक, सीड बैंक बोलते हैं इनको। और पांचवा जीन बैंक। और जीन बैंक्स में और सीड बैंक्स में संकटग्रस्त जातियों की जीन्स और बीज को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे इनकी संख्या को आसानी से बढ़ाया जा सके। तो स्वस्थानीय संरक्षण में नॉर्मली वो संरक्षण किया जाता है जिसमें जीव को उसी के प्राकृतिक आवास में रखा जाता है और वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि वो वहाँ पर सुरक्षित रह सके।
और बाह्य स्थान में उसको वहाँ से ले जाया जाता है और वहाँ से ले जाकर किसी ऐसी अच्छी स्थान पर जाता है जहाँ पर उसको सुरक्षित रखा जाए, जहाँ उसको सुरक्षा प्रदान की। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए कि जैसे किसी जगह पर विशेष पानी के स्रोत में मगरमच्छ वहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं होते हैं, वहाँ पर वो संकटग्रस्त होते जा रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई इसको समस्या, भोजन नहीं मिल पा रहा, या वहाँ का पानी में कोई दिक्कत आ गई, या उनका शिकार ज़्यादा हो रहा है, किसी न किसी वजह से वहाँ पर उनको परेशानी हो रही है, उनका संरक्षण करना जरूरी होता है, वो संकटग्रस्त होते जा रहे हैं, तो उनको वहाँ से निकाल कर किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहाँ वो प्राकृतिक आवास जैसा हो, लेकिन वहाँ वो सुरक्षित हों, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और उनको अब वहाँ पर संरक्षित किया है। तो ये संरक्षण जो होता है वो कहलाता है बाह्य स्थान, यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि जो उसका प्राकृतिक स्रोत जहाँ पर वो पहले से ही पाया जाता है, उसको वहीं पर जो उसकी आवश्यकता है उनको ठीक किया जाए, जहाँ उसको जो दिक्कत आ रही है उसको ठीक किया जाए, पानी में कोई दिक्कत है तो पानी को ठीक किया जाए, उसको भोजन नहीं मिला तो भोजन की व्यवस्थाएं कराई जाए, या कोई भी ऐसे संसाधन यूज़ किए जाएं जिससे वो अब संख्या में बढ़ने लगे, वो सुरक्षित महसूस करने लगे, लेकिन वो उसी जगह पर करे जहाँ पर वो पहले से पाया जा रहा, तो उसे हम बोलते हैं स्व स्थानीय संरक्षण, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन। इस चैप्टर में से ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, इन्हें आप बार बार रिवाइज करके एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।